और फिर यार उसने मेरे से बोला कि मैं विनीत को समझा दूं कि ऐसी उल्टी सीधी हरकत ना करे। क्लास में बेंच के बजाय मेज पर बैठकर ध्रुव जय और प्रद्युम्न को बता रहा कि किस तरह पिछले दिन छुट्टी के समय इति और उसकी फ्रेंड ने उसे रोका था और क्या क्या कहा था। जबकि सिर्फ वही दोनों ही नहीं बल्कि खुद विनीत, आकर्षित, वीर, विराट मोहन और अरविंद के अलावा और भी कुछ लड़के उसे घेर कर बैठे थे और उसे ध्यान से सुन रहे थे। और जब उसने बोलना बंद किया तो उसे ये देखकर काफी हैरानी हुई कि उन सबके मुंह खुले हुए थे और इस समय उसे ऐसा लगा जैसे वो कोई प्रवचन देने वाला बाबा हो और बाकी सब मोक्ष की प्राप्ति के लिए उसकी कथा सुन रहे हों। खैर अरविंद ने सबसे पहले खामोशी तोड़ी। भाई उसने ऐसे ही कहा था, अरविंद ने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा, लेकिन जब ध्रुव ने भौहें तानकर उसे घूरा तो उसने आगे जोड़ दिया, मेरा मतलब उसने विनीत को भैया बोल दिया था। तारांकन सब एक बार फिर जवाब सुनने के लिए ध्यान से ध्रुव का मुंह ताकने लगे और इससे उसे चिढ़ होने लगी। पर उसने ठंडे लहजे में जवाब दे दिया, हाँ। और उसका जवाब सुनकर बारे लड़के खुश हो गए और तो और प्रद्युम्न और विराट तो तालियां भी बजाने लगे, जबकि ध्रुव को ये नहीं समझ में आ रहा था कि जब एक लड़की ने उसे रास्ते में रोककर हड़काया था तो इसमें इतना खुश होने वाली क्या बात थी। उसका बहुत मन हुआ कि वो विराट और प्रद्युम्न की अमर पर एक एक लात कसकर जमा दे, पर उसने खुद पर काबू किया और दे चिढ़े हुए अंदाज में वही पूछने लगा जो इस वक्त उसके दिमाग में चल रहा था, इसमें इतना हंसने वाली क्या बात है। और यकायक उसके गुस्से को देखते हुए सब शांत हो गए, जबकि जय ने उसके कंधे पर हाथ रखकर अपनी तरफ खींच लिया। देखो भाई, उसने उसने विनीत को भाया कह दिया जबकि तुमको ऐसा कुछ भी नहीं कहा, इसका मतलब कुछ न कुछ तो है भाई उसके तरफ से भी। जय ने शांत और प्यार भरे लहजे में उसे समझाया और फौरन ही इस बात पर ध्रुव के दिमाग में सरपट दौड़ना शुरू कर दिया। पहली बार उसे इस बारे में खुशी महसूस हुई थी और उसके गाल और भी ज्यादा गुलाबी हो गए। उसका मन तो कर रहा था कि वो अभी जय के गाल चूम ले, लेकिन उसने सोचा कि अचानक ऐसा करने पर उसके दोस्त और उसके बाकी क्लासमेट्स क्या सोचेंगे। सबसे बढ़कर अगर इति ने देख लिया तो वो उसके बारे में क्या सोचेगी। खैर यही सब सोचकर उसने अपना इरादा बदल दिया और अगले कई घंटों तक उसने इस बारे में जितनी बार भी सोचा, हर बार उसे जय की ये बाल और ज्यादा समझदारी भरी लगती थी। अगर इति चाहती तो उसे भी भैया बोल के कोई भी किस्सा शुरू होने के पहले ही खत्म कर सकती थी, जबकि उसे पता था कि ध्रुव उसे ज्यादातर समय देखता रहता था। पर उसने उसे ऐसा करने से नहीं रोका था, बस सिर्फ इतना पूछा था कि वो उसे देखता क्यों रहता था। लेकिन उसे इति में नहीं बल्कि इति की उस बदसूरत शक्ल वाली फ्रेंड पूजा ने उसे रोका था। और इतना ही नहीं बल्कि उस दिन तो कई बार वो खुद ध्रुव को देख रही थी, तब तक जब तक कि विनीत ने बीच में आकर सारा मामला बिगाड़ नहीं दिया था। खैर कभी कभी बहुत कम समय में आपको कोई बहुत ज्यादा अच्छा लगने लगता है। और चूंकि ध्रुव और जय दोनों काफी हद तक एक जैसे थे, इसलिए जल्दी ही दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। और आज उसके पास उसका बेस्ट फ्रेंड जय भी बैठा था जो उसे अच्छी तरह से समझता था। दोनों पढ़ाई करने के साथ साथ आपस में काफी सारी बातें भी कर रहे थे और बीच बीच में ध्रुव इति को भी देखता रहता था, लेकिन आग उसने एक बार भी शुभ की और नहीं देखा था और मैं देखकर शुभ थोड़ा निराश हो गया। शार तुमको नया जगता है भी मेरे बारे में क्या सोचती होगी? ध्रुव ने आखिरकार केमिस्ट्री की अपनी नोटबुक से बाहर इति की खाली बेंच से नजर हटाकर जय की ओर देखने हुए पूछा। अरे मुझे नया पता भाई, ये तो वही जाने, लेकिन और इतना पक्का है वो पर जरूर जाएगी, बस तुम ऐसे ही लगे रहना। लेकिन भाई वो तो मेरी तरफ देखती भी नहीं है और मुझे नहीं लगता वो मुझे पसंद करती है। अब उसने ध्रुव के सामने वही बात रख दी, उसे काफी समय से परेशान कर रही थी। और ध्रुव की ये बात सुनकर जय ने आखिरकार उस रिएक्शन को छोड़कर उसकी तरफ देखा जिसे वो काफी देर से पूरा करने की कोशिश कर रहा था। अरे भाई इतनी जल्दी किसी नतीजे पर मत पहुंच जाओ, हो सकता है वो तुम्हें पसंद करती हो पर तुम्हारे सामने सिर्फ ऐसा नाटक कर रही हो कि वो तुम्हें देखती नहीं है, क्योंकि अक्सर ये लड़कियां भाव खाने लगती हैं। जय की बात से उसे ज्यादा खुशी तो नहीं हुई पर उसके दिल का बोझ जरा कम हो गया। इधर दोनों लोग बातों में लगे हुए थे कि तभी बेल बज गई और केमिस्ट्री टीचर विनय सर एक उबाऊ लेक्चर को अधूरा छोड़कर जाने लगे। हालांकि उनका मन बिल्कुल भी नहीं हो रहा था जाने को, पर अपनी दूसरी क्लास के लिए उन्हें जाना ही पड़ा। और इस बात के लिए ध्रुव और जय दोनों ही उनके शुक्रगुजार थे, क्योंकि अब उनमें से कोई भी लगातार 11वां पन्ना लिखने के लिए तैयार नहीं था। विनय सर के जाते ही फौरन जय और ध्रुव दोनों अपने अपने बेंच से उठे और भागकर पिछले दरवाजे पर खड़े हो गए, क्योंकि बायोलॉजी की क्लास खत्म होने के बाद किसी भी पल सीढ़ियों से इति आने वाली थी।
लगभग 1 मिनट बाद ही इति के कई क्लासमेट्स एक एक दो दो करके सीढ़ियों पर आते हुए दिखाई देने लगे और ध्रुव का दिल जोरों से धड़कने लगा, जबकि जय पीछे मुड़कर अपने बाकी दोस्तों से बातें कर रहा था। और एक पल भर बाद ही उसे इति दिखाई पड़ी, जो अपनी दोस्त शशि के साथ हंसते हुए बातें करती हुई आ रही थी और अपने चिर परिचित अंदाज में इति अपनी लटों को बार बार अपनी कानों के पीछे ले जा रही थी, लेकिन लगता था जैसे उसकी लटों को उसे बार बार छेड़ने में मजा आता था। ध्रुव को ये देखकर बेहद मजा आता था, लेकिन लगता था जैसे उसे देखना इति को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। शायद इसलिए ध्रुव पर नजर पड़ते ही इति एकदम से खामोश हो गई और उसने सिर झुका लिया, मानो उसने तय कर लिया था चाहे जो भी हो पर वो उसे नहीं देखेगी। जबकि उसके विपरीत उसकी फ्रेंड शशि ने जरूर बड़े ध्यान से उसे घूर कर देखा, लेकिन ध्रुव उसके बजाय इति को देख रहा था और तब तक देखता रहा जब तक कि वो अपनी क्लास में घुकर उसकी नजरों से ओझल नहीं हो गई। वो मुझे पसंद नहीं करती है बल्कि नफरत करती है मुझसे। ये बात ध्रुव ने बार बार मन में दोहराई और मुरझाए हुए चेहरे को लेकर वापस मुड़ा और अपनी बेंच पर पहुंच गया। जहां एक पल पहले उसके चेहरे पर खुशी थी, वहीं अब इस वक्त उसके चेहरे पर गहरी निराशा थी। साथ ही उसे खुद अपने आप पर बेहद ज्यादा गुस्सा आ रहा था, जिसकी वजह उसे नहीं मालूम थी। उसने इति की ओर देखा, जो शायद फैसला कर चुकी थी चाहे कुछ भी हो पर वो ध्रुव की ओर नहीं देखेगी। और इसलिए ध्रुव ने अपना बैग वहां से उठाया और जाकर बीच वाली लाइन में आखिरी से दूसरे नंबर की बेंच पर बैठ गया। देवांश अकेला ही बैठा था, जबकि उसके पीछे आखिरी बेंच पर वीर, विनीत और प्रतीक बैठे हुए थे, जिनके बगल पहली लाइन के आखिरी बेंच पर जय, प्रद्युम्न और विराट बैठे थे। उन सबने उससे कई बार पूछने की कोशिश की कि अचानक अपनी जगह से वो उठकर वहां क्यों बैठ गया, पर उसने एक शब्द भी नहीं बोला और खिड़की से बाहर नजर डाली, जहां अब इति की क्लास में पहली लाइन में सबसे आगे बैठे 3 लड़के और तीसरी लाइन में आखिरी बेंच पर बैठी इति की 2 सहेलियों की हल्की फुल्की झलक मिल रही थी, जबकि इति उनसे 3 बेंच आगे बैठी थी। उसके बारे में मत सोचो, उसके बारे में मत सोचो। उसने मन ही मन ये बात कई बार दोहराई और आखिरकार अपने आगे वाली बेंच पर बैठे 3 लड़कों भरत, अमित और प्रशांत की बातें ध्यान से सुनने लगा, जो अपनी बायोलॉजी की प्रैक्टिकल फाइल को लेकर आपस में बहस कर रहे थे। जबकि तीसरी लाइन में उनके बगल बैठी तीनों लड़कियां तृप्ति, अंकिता और आकांक्षा उनकी बहस देखकर हंस रही थीं। खैर, बातों ही बातों में ध्रुव को पता चला कि प्रशांत बहुत ही बेहतरीन आर्ट बनाता था और वाकई उसकी प्रैक्टिकल फाइल में बने चित्रों को देखकर उसने इस बात से जरा भी इनकार करने की कोशिश नहीं की। और चूंकि वह खुद अच्छा आर्ट बना लेता था, इसलिए इस बात को समझता था कि क्यों बाकी दोनों अपने चित्र प्रशांत से ही बनवाना चाहते थे। जबकि प्रशांत के आगे की बेंच पर बैठे आकर्षित और रोहित दोनों उनके साथ बैठे रजत को परेशान कर रहे थे। ध्रुव, हाँ, उसने आकर्षित और रजत पर से नजरें हटाई और प्रद्युम्न की ओर मुड़ा, जिसने उसे आवाज लगाई थी। हालांकि वो इति के बारे में किसी से भी बात नहीं करना चाहता था, पर उसके लिए अपने दोस्तों को नजरअंदाज भी नहीं कर सकता था। यार, फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री की कोचिंग कहीं पढ़ते हो कि नहीं? अचानक से प्रद्युम्न के इस सवाल को सुनकर ध्रुव चकरा गया। अरे, अभी तो नहीं। उद्धरण चिन्ह। अच्छा, तो हमारे साथ क्यों नहीं पढ़ लेते विजय सर और विनय सर के पास? विनीत ने अपनी राय उसके सामने रखी। और न चाहते हुए भी ध्रुव को उसकी बात से इत्तेफाक रखना ही पड़ा, क्योंकि उसे कहीं न कहीं तो कोचिंग पढ़नी ही थी। तो उसने इस बारे में गौर से सोचा और पाया कि उसे उन्हीं के साथ ही पढ़ना चाहिए। जब उसे कहीं न कहीं किसी टीचर से पढ़ना ही था, तो क्यों न दोस्तों के साथ ही पढ़ लिया जाए। और यही सोचकर उसने हाँ बोल दिया। हाँ, क्यों नहीं, ये बहुत ही अच्छा रहेगा। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और दोस्तों के साथ थोड़ा और वक्त बिताने के विचार से वह थोड़ा ज्यादा उत्साहित नजर आने लगा, क्योंकि उसे लगा घर पर अकेले इति की यादों के साथ तड़पते हुए वक्त बिताने के बजाय दोस्तों के साथ कोचिंग पढ़ने का विचार ज्यादा बेहतर रहेगा। ऐसे ही बातों में आज का दिन भी निकल गया और शाम को छुट्टी के बाद ध्रुव ने साइकिल उठाई और बेहद तेजी से इति की बगल से निकल गया। अगले 2 दिनों में कोई भी महत्वपूर्ण घटना नहीं हुई, सिवाय इसके कि अब रोजाना देवांश के पास उसी बेंच पर बैठता था जहां से इति उसे न दिखाई दे, लेकिन न जाने क्यों कभी कभार उसे ऐसा लग रहा था कि इति और उसकी फ्रेंड्स उसके बारे में बातें करती थीं। इसके अलावा अब इति दिन में ज्यादा बार पानी पीने के लिए नल पर भी जाती थी, जिसके लिए उसे बार बार ध्रुव की क्लास के पिछले गेट के सामने से गुजरना पड़ता था। हालांकि ऐसे वक्त में ध्रुव भरसक कोशिश करता था कि उसकी ओर न देखे, पर न चाहते हुए भी अक्सर उसकी नजरें इति पर पड़ी जाती थी। फौरन उसके दिल में मीठा सा दर्द उठने लगता था और दिल बगावत करने पर उतर आता था।
ध्रुव भाई, गौरव नाम के एक लड़के ने उसे बुलाया जिससे उसका मन इति से हटकर अपनी क्लास में लौट आया। भाई मुझे केमिस्ट्री की कॉपी दे दो, उसने आराम से कहा और फौरन ध्रुव ने अपना नोट्स गौरव को दे दिया, जिसने मुस्कुराते हुए उसे धन्यवाद दिया और वापस अपनी बेंच पर जाकर बैठ गया। गौरव भी उसी के साथ पढ़ता था, पर वो ज्यादातर या तो स्कूल नहीं आता था या फिर वो अपनी ही धुन में मस्त रहता था और न जाने किस दुनिया में रहता था। खैर, इसके अलावा जब उस दिन मोहन आया तो विजय सर ने उसे हड़का कर पूछा कि वो उस दिन स्कूल से भाग क्यों गया था जब उन्होंने उसे पूछकर अंदर आने को कहा था, और इसका उसने बड़ा ही मजेदार जवाब दिया, अरे गुरुजी, हमें लगा आपके पढ़ाने के मन नहीं रहा, यही थे। मोहन ने अपने होठों से गुटखे की पीक पोंछते हुए जवाब दिया और उसका जवाब सुनकर सारे लड़के लड़कियों की हंसी छूट गई और सिर्फ उनकी ही नहीं बल्कि खुद विजय सर की भी हंसी छूट गई। खैर, उन्होंने उसे कुछ कहा नहीं बल्कि हल्के से उसकी पीठ पर धौल जमा दी जिससे वो लड़खड़ा गया और फिर हमेशा की तरह क्लासें चलने लगीं। परसों 15 अगस्त है। केमिस्ट्री टीचर विनय सर ने हेडमास्टर के ऑफिस से आया नोटिस पढ़ते हुए कहा, जिसे स्कूल के प्यून काली प्रसाद लेकर आए थे। हाँ, हमको तो पता ही नहीं था, देवांश ने तंज कसते हुए कहा, पर विनय सर उसकी बात सुने बगैर बोलते गए, तो कल होने वाले प्रोग्राम में जिसको पार्ट लेना हो अपना नाम लिखवा दे। कहने के साथ ही उन्होंने पूरे क्लास पर नजर डाली और जैसे कि उन्हें उम्मीद थी एक भी लड़का या लड़की इसके लिए उत्सुक नहीं थे। हालांकि उन्होंने कईयों के नाम जबरदस्ती लिखने की कोशिश की, लेकिन एक भी लड़के या लड़की ने अपना नाम नहीं दिया और मजबूरन उन्हें कोरा पन्ना ही भेजना पड़ा। इसके बाद लंच पीरियड में रजत ने स्कूल से भागने की कोशिश की और उसके साथ मजेदार घटना घट गई। भाई, मैं गेट से चुपचाप निकल जाता हूँ, तुम छत से बैग फेंक देना, रजत ने प्रतीक से कहा और प्रतीक ने हाँ कर दिया। रजत के निकलने के 5 मिनट बाद प्रतीक ने उसका बैग लिया और सीढ़ियों की ओर बढ़ गया, जबकि ध्रुव और जय की तरह उसके और भी कई दोस्त प्रतीक के पीछे पीछे चल पड़े। उस दिन बाहर खिली हुई धूप थी और ध्रुव प्रतीक के पीछे सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर पहुंच गया, जहां प्रतीक बाईं ओर मुड़ गया और 2 कदम बाद ही छत की मुंडेर के पास खड़ा था, जिसकी दीवार उसके सीने से कुछ इंच नीचे थी। ध्रुव ने भी उसके पीछे लटक कर देखा तो उसे बाहर सड़क पर खड़ा रजत दिख गया। बैग दे बे, नीचे खड़े रजत ने उससे बैग फेंकने के लिए कहा, जबकि प्रतीक ने उसका बैग दीवार से सटाकर नीचे छोड़ दिया। हालांकि रजत को उसका बैग नहीं मिला। ओए तेरे की, ये तो लटक गया। ध्रुव ने जो सामने का दृश्य देखा तो मारे हंसी के दोहरा हो गया, और सिर्फ वही क्यों वहां खड़े सारे लड़के हंसने लगे। दरअसल रजत का बैग प्रतीक के हाथों से 2 फुट नीचे एक लोहे की खूंटी में फंसा हुआ था, जो रजत की पहुंच से काफी दूर था। जबकि वो बेचारा बुरी तरह हैरान परेशान काफी देर तक वहां खड़ा रहा, क्योंकि वो ये तय नहीं कर पा रहा था कि वो वहां रुके या जाए। खैर, प्रतीक और उसके बाकी दोस्तों ने काफी कोशिश की, बैग नहीं उतार पाए और आखिरकार जब रजत भी केले मारकर बैग उतारने की अपनी आखिरी कोशिश में नाकामयाब हो गया तो लीट वापस स्कूल में लौट आया। साले, मुझे पता है तूने जानबूझकर बैग फंसा दिया था, हिंदी की क्लास में बैठे रजत ने प्रतीक पर आरोप लगाया। अबे चल, कम से कम बैग तो उतर गया, आकर्षित ने रजत को शांत कराते हुए कहा। जबकि रहा था, ध्रुव को बेचारे रजत की हालत पर अफसोस हो रहा था। इसके बाद उन्होंने पूरे दिन 15 अगस्त को होने वाले प्रोग्राम के बारे में बातचीत की। जबकि अगले दिन भी एक महत्वपूर्ण घटना घटी, जब किसी ने हेडमास्टर जी से शिकायत कर दिया था कि ध्रुव की क्लास के लड़के मोबाइल लाते थे। और फिर उस दिन उसके क्लास के पूरे लड़कों की तलाशी ली गई, जिसमें जय के बैग में एक लंच बॉक्स और स्कूल की कॉपी किताबों की जगह सिर्फ ढेर सारे नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव के कॉमिक बुक्स मिले, और इनके अलावा उसके बैग में नन्हे सम्राट और चंपक जैसी और भी कई कहानियों की किताबें मिली। वहीं प्रद्युम्न के बैग में एक कंघी और एक आईने के अलावा कुछ ब्यूटी क्रीम्स, फेसवॉश और एक हेयर जेल का ट्यूब मिला। जबकि देवांश के बैग में कई सारे ग्रीटिंग कार्ड्स के अलावा एक चार्जर, ईयरफोन, पावर बैंक और भी कुछ माचिस के डिब्बे मिले। लेकिन उन्हें पूरे क्लास में एक भी मोबाइल नहीं मिला, जबकि आधे से ज्यादा लड़के मोबाइल लेकर आते थे, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि देवांश, विराट और प्रतीक ने अपने अपने फोन अपने मोजों के भीतर छुपा लिया था। वहीं कई लड़कों ने अपना फोन तृप्ति और उसकी सहेलियों को छुपाने के लिए दे दिया था। आज तो बाल बाल बच गए, देवांश ने टीचर के क्लास से निकलते ही राहत में आते हुए कहा, और तभी अचानक उसके मोजों में से फोन के रिंगटोन की आवाज सुनाई देने लगी, जिसे सुनकर चेकिंग करने वाले टीचर वापस आ गए और उन्होंने देवांश की बहुत पिटाई की और उसका फोन भी जब्त कर लिया। बहरहाल हेडमास्टर जी ने उसे चेतावनी देने के बाद फोन वापस दे दिया।